नमस्कार मेरे दृश्य टीचिंग एकेडमी के सदस्यों। आज हम रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीडीपी के 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला प्रश्न है, राजस्थान में प्रोत्साहन योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन है वंचित बच्चों के लिए निजी स्कूल स्थापित करना। दूसरा है बच्चों के घरों में सुधार के लिए सीएसआर और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को मुफ्त भोजन प्रदान करना। चौथा है लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रोत्साहन योजना का लक्ष्य है बच्चों के घरों में सुधार के लिए सीएसआर और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। दूसरा है राजस्थान राज्य बाल संरक्षण सशक्तिकरण कार्यक्रम RSCSEP वंचित बच्चों का किस प्रकार समर्थन करता है? पहला ऑप्शन है स्कूलों के लिए मुफ्त परिवहन की पेशकश करके, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं और रहन सहन की लागत को कवर करने के लिए एक प्रयोजन मॉडल के माध्यम से। तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त निजी स्कूल स्थापित करके या सरकारी स्कूलों में मुफ्त भोजन प्रदान करके। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं और रहन सहन की लागत को कवर करने के लिए एक प्रयोजन मॉडल के माध्यम से। अगला है राजस्थान में मुख्यमंत्री राजश्री योजना की निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक विशेषता नहीं है? पहला है वित्तीय सहायता देना। दूसरा छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन देना। निशुल्क आवास देना। शिक्षा पर ध्यान देना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, निशुल्क आवास देना। ये राजश्री योजना का उद्देश्य और विशेषता नहीं है। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा को किस प्रकार समर्थन देने का लक्ष्य बालिकाओं के लिए दूरस्थ शिक्षा योजना रखती है? पहला है प्रत्येक गांव में अधिक स्कूलों का निर्माण करके नियमित कक्षाओं में भाग लेने के लिए बालिकाओं को वित्तीय प्रोत्साहन देकर, लचीले सीखने के विकल्प और वित्तीय सहायता प्रदान करके, या ग्रामीण क्षेत्रों की सभी बालिकाओं के लिए शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य करके। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, लचीले सीखने के विकल्प और वित्तीय सहायता प्रदान करके। अगला है राजस्थान में देवनारायण बालिका छात्रा छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला है सभी छात्राओं को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें प्रदान करना। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों में शिक्षा को बढ़ावा देना। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कों के उच्च शिक्षा के लिए धन देना। और शहरी क्षेत्रों में नए स्कूल स्थापित करना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों में शिक्षा को बढ़ावा देना। ये है देवनारायण बालिका छात्रा छात्रवृत्ति। अगला है 2 से 8 वर्ष की आयु समूह के बच्चों के लिए विकास के स्वरूप में पेशीय सामाजिक भावनात्मक संज्ञानात्मक और इनमें से क्या शामिल है? पहला है अनुकूलन कौशल, संप्रेषण कौशल, भाषाई कौशल, लेखन कौशल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, भाषाई कौशल शामिल हैं। वैसे भी प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषाई कौशल के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? पहला है विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है। दूसरा है यह केवल व्यक्ति की आनुवांशिकता से प्रभावित होता है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। पेडागोजी के अंदर केवल शब्द नकारात्मक में आता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। अगला है
शास्त्रीय अनुबंधन इनमें से क्या है? पहला है सहचर्यात्मक अधिगम, स्वायत्तता अधिगम, सहकारिता अधिगम या संयोगात्मक अधिगम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सहचर्यात्मक अधिगम। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था पावलाव ने। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के लिए सही है? पहला है दोनों प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं। दूसरा वृद्धि स्वाभाविक है जबकि विकास को बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। तीसरा है यदि वृद्धि संतोषजनक है तो विकास अनुसरण करता है। चौथा है दोनों प्रक्रियाएं बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के एक साथ चलती हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला वृद्धि और विकास दोनों प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं। अगला है निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? पहला है विकास में व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं। ये बिल्कुल सही है। विकास आकाश में घटनाओं का परिणाम है। यह एक सतत प्रक्रिया है। यह पूर्वानुमेय है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होता है। विकास आकाश में घटना नहीं होता बल्कि बहुत सारी चीज़ों का परिणाम होता है। जैसे इसमें अनुभव, आनुवांशिकता, पर्यावरण, वातावरण, इन सभी का परिणाम होता है विकास। अगला है निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पहला है प्रार्थना सभा, पूर्ण समाजीकरण, बुद्धि। सभी विकल्प सही हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। ये तीनों चीज़ें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रार्थना सभा, पूर्ण समाजीकरण और बुद्धि। अगला है वाइगॉत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निम्न पर निर्भर होता है: मानसिक परिपक्वता पर, शारीरिक परिपक्वता पर, आनुवांशिकी पर, सामाजिक अंतःक्रियाओं पर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी सामाजिक अंतःक्रियाओं पर। जब भी आपको लेव वाइगॉत्स्की की बात दिखाई दे आपको दो शब्द देखने हैं, एक है सामाजिक और दूसरा है सांस्कृतिक। और अगर वहीं जीन पियाजे हो तो संज्ञानात्मक और स्कीमा, ये दोनों शब्द देखने हैं। अगला है विकास का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत निहित लक्षणों को प्रकाशित करना, गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, ऊंचाई ऊंचाई, वजन और लंबाई में वृद्धि। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? पहला है बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल, समस्यात्मक अवस्था, संघर्ष, तनाव एवं विरोध की अवस्था या स्फूर्ति अवस्था। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी स्फूर्ति अवस्था। किशोरावस्था को नहीं बल्कि बाल्यावस्था को कहा जाता है। अगला प्रश्न है विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? पहला है विकास की निरंतरता पर, विकास की अनिरंतरता पर, विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारकों पर, विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक पर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विकास की अनिरंतरता पर जोर देता है। विकास अनिरंतर होता है, आप ये बात जान लीजिए। अगला है ग्राहम बालेस ने रचनात्मक सोच प्रक्रिया को 4 चरणों में रेखांकित किया। उनके द्वारा दिए गए रचनात्मक चिंतन के प्रथम चरण को किसके रूप में जाना जाता है? पहला है सत्यापन के रूप में, दूसरा उद्भवन के रूप में, तीसरा तैयारी के रूप में या संशोधन के रूप में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी तैयारी के रूप में जाना जाता है। और इसका दूसरा चरण है ऊष्मायन। ऊष्मायन के रूप में इसके दूसरे चरण को जाना जाता है। और इसका तीसरा चरण है प्रदीपन। तीसरे चरण को प्रदीपन के रूप में जाना जाता है। और चौथा चरण है सत्यापन। अगला प्रश्न है क्रमादेशित अधिगम की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी?
पहला है हल के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, स्किनर के द्वारा या वाटसन के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, स्किनर के द्वारा क्रामेदेशित अधिगम की अवधारणा दी गई थी। अगला है, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षणीय बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? पहला है 70 से 79, 50 से 69, 36 से 49, 35 एवं उससे कम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 35 और 50 के बीच में होता है, यानी 36 से 49। अगला है, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है? पहला है पुनर्वलन कौशल का, समापन कौशल का, उद्दीपन परिवर्तन कौशल का, प्रस्तावना कौशल का। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, उद्दीपन परिवर्तन कौशल का। अगला है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं? पहला है निर्धारण मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां है। अगला है, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है? पहला है डिसलेक्सिया, दूसरा डिसकैलकुलिया, तीसरा डिस्फेजिया, चौथा डिस्ग्राफिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, डिस्फेजिया होता है संप्रेषण संबंधी अक्षमता। डिस्कैलकुलिया को हमने आपको बताया है लक्स साबुन, लक्स साबुन पर लिखा हुआ है LUX, देखने में लगता है लुक्स जैसा, लेकिन हम इसे पढ़ते हैं लक्स, यानी पढ़ने संबंधी समस्या तो होती है, लक्स से याद रख लीजिए, लेक्सिया यानी पढ़ने संबंधी चीज होगी, उसे डिसलेक्सिया कहेंगे। पढ़ने में दिक्कत होने पर डिसलेक्सिया होता है। और यहाँ एक शब्द दिखाई दे रहा होगा आपको, कैलकुलिया, और यहाँ देख लीजिए कैलकुलेटर। कैलकुलिया को कैलकुलेटर से जोड़ लीजिए, कैलकुलेटर काम करता है गणित का, यानी गणित संबंधी विकार को डिसकैलकुलिया कहते हैं। और ये देख लीजिए ग्राफिया, ग्राफिया से याद रख लीजिए ग्राफ को, और ग्राफ के अंदर बहुत सारी लाइनें होती हैं और लाइनें आती हैं लिखने के अंदर, यानी लिखने संबंधी समस्या डिसग्राफिया। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, डिस्फेजिया। अगला है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? पहला है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, नियम और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, द्रुतगामी विकास का नियम शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। अगला है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? पहला है ज्ञान, अनुप्रयोग, अनुमूल्यन, बोध। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुमूल्यन संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। अगला है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं? पहला है छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से या छात्रों के व्यावसायिक विकास से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। सर्वांगीण शब्द सबसे ज्यादा सकारात्मक होता है। संकलनात्मक परामर्श के प्रतिपादक हैं? पहला है थॉर्न, रॉजर्स, विलियमसन, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, थॉर्न। थॉर याद रख लीजिए, परामर्श देता है किसको? टोनी स्टार्क को। अगला है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? पहला है सामूहिकता की प्रबलता, दूसरा जिज्ञासा की कमी, अभिवृत्ति में स्थिरता, समूह एवं खेलों में सहभागिता। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल्यावस्था में जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है। अगला है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है।
इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है? पहला है अनुक्रियात्मक अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यीकरण, अनुक्रिया सामान्यीकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, उद्दीपक सामान्यीकरण। अगला है निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए, पहला ऑप्शन देख लीजिए, अवबोधन स्तर, चिंतनशील स्तर, स्मृति स्तर, दूरवर्ती स्तर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, दूरवर्ती स्तर। अगला है थॉर्नडाइक ने अपना अधिगम सिद्धांत किया जिसका शीर्षक था, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, परीक्षण और त्रुटि अधिगम, चिन्ह अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, स्थानन अधिगम। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, त्रुटि एवं भूल का सिद्धांत किया था थॉर्नडाइक ने। अगला है निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक भाषा के विकास से जुड़े हुए हैं? बिनेट, नाम चोम्स्की, पावलोव, मैस्लो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नाम चॉम्स्की जुड़े हुए हैं भाषा के विकास से। यानी मोदी जी की भाषा बहुत अच्छी है तो उनका बहुत नाम है, आप इसको याद रख लीजिए, नाम से नोम चॉम्स्की। साथियों, अगली वीडियो के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।